संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान, वॉइस ऑफ मानवता के इस न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का और हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों, मिलिंद वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रश्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। और ये जो हम संविधान की सीरीज़ चला रहे हैं, क्या भारत का संविधान जिंदा है? तो इस जिंदी सीरीज़ में हमारे साथ कुछ जिंदे लोग लगातार जुड़ते आ रहे हैं, उनका मैं विशेष धन्यवाद कहना चाहूंगी। और साथ ही इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माही अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने मौलिक अधिकारों, अपने मूल अधिकारों की बातों पर आएंगे। सर, एक जो चीज है, अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो भारत है उसमें लोकतंत्र सिर्फ ऊपरी सतह पर है। तो मतलब ये बात उन्होंने कैसे कही, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हम उसे कहते हैं। तो अम्बेडकर जी की इस बात का क्या आशय था या किस चीज की वजह से उन्होंने ऐसा कहा था? जी सर, सबसे पहले मैं मिलिंद जी आपके विचार लेना चाहूंगी। आपका प्रश्न है कि भारत में जो लोकतंत्र है ऊपरी सतह पर है, अंदर नहीं है। वो इस संदर्भ में कहा था कि भारत में जो प्रणाली वर्षों से चली आ रही है, भारत को लोकतंत्र की आदत नहीं पड़ी है। यहाँ हमेशा राजाओं का राज रहा है, राजतंत्र रहा है, तो राजाओं का शासन रहा है। और प्राचीन भारत से भी हम देखते हैं, सम्राट अशोककालीन भारत से लेकर बाद के सारी जो संविधान बनने की प्रक्रिया के पहले अलग-अलग राजा थे, उनकी विरासतें थी, राजघराने थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा तक जिस देश को भी लोकतंत्र एक नई संकल्पना है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के कल्याणकारी राज्य की एक कॉन्सेप्ट है। हालाँकि वो कॉन्सेप्ट गणतंत्र जिसको हम बोलते हैं, भारतीय संविधान में जो शब्द आया रिपब्लिक रिपब्लिक, तो वो प्राचीन भारत में मौर्यकालीन सभ्य या बुद्ध के समय में वो चीज़ें थी, गण व्यवस्था थी। तो गण व्यवस्था क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, बहुमत शासन की प्रणाली होती है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो वो चीजें है, लेकिन बाद का पीरियड जो रहा है, अगर हम प्राचीन भारत का बुद्ध कालीन और सम्राट अशोक कालीन भारत छोड़ दें, तो बाद के समय में वो चीजें नहीं हुई और लंबा अरसा रहा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संदर्भ में कहा है कि ये ऊपरी सतह पर अंदर नहीं, जड़ें इसलिए नहीं गई कि उसको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसकी मान्यताएं बतानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। और आज भी हम जो सीरीज चला रहे हैं या जो लोग भी है अभी जाके 75 साल बाद संविधान की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में संविधान की कॉपी लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर की जो बातें आज भी उनको पता नहीं है। एक एक आर्टिकल के पूछो वो पता नहीं है। संविधान के पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है, क्या लिखा, केवल परिभाषा की है, इंडिया दैट इज ए भारत, लेकिन फिर भी भारत के लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो शब्द है, इसका महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। उस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहना चाह रहे थे। तो जिस प्रकार से आपने इसको संदर्भित किया है, तो इस आपके क्या विचार है? मतलब आज के समय में क्या वह जो शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे वो आज भी प्रासंगिक है या स्थिति बदल चुकी है, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है? आप क्या मिलिंद? कहा मुझसे पूछा प्रश्न? नहीं, वो तो आपके देखिए नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द पहले जो किए गए थे, संविधान संविधान सभा को जब संविधान 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा को संविधान सौंप रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट दिया था, ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वालों की नियत सही नहीं तो वो बुरा साबित होगा। साथ में ये भी आगाह किया था कि आज से हम लोग, माने कि संविधान लागू होने से क्या कह रहे हैं, दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कि हम उनका जन्म हो रहा है। मतलब कैसे पॉलिटिकल रूप से उन्होंने कहा था, वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, गरीब हो या अमीर हो, उसकी वोट का वैल्यू वन कर दिया है।
लेकिन क्या देखा दूसरी तरफ, समाज के अंदर असमानताएं हैं, सोशल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, असमानता है, क्रमिक असमानताएं हैं। जब तक हम वो दूर नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मानिंग नहीं है, मीनिंग्स नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए, जवाबदारी स्टेट के ऊपर डाली, मतलब राज्य के ऊपर डाली, यानी जो शासन करने वाले लोग हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके ऊपर संविधान ने वो बातें जिम्मेदारी डाली गई है। इसलिए बहुत सारी जो अभी हम लोग आगे चर्चा कर रहेंगे, जो आपने सब्जेक्ट दिया है फंडामेंटल राइट्स, और हम आगे जाके मूलभूत उसके जो सिद्धांत है और तत्व जो आते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं उसको लेकर है। वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, आज भी नहीं हुआ, वो सारी चीजें हासिल नहीं हुई है। इस संदर्भ में उस बात को समझ सकते हैं कि दोहरी शासन प्रणाली में प्रवेश कर गए, लेकिन राजनीतिक रूप से तो वन वोट वन वैल्यू वो हो गया, लेकिन असमानताएं बढ़ी है, पहले से है, उसको दूर करना है, मुख्य धारा में लाना है। अ, अब हम राष्ट्रीय ईसीजी का रुख करते हुए उनसे इस विचार पर उनके विचार जानना चाहेंगे, और सर ये भी जानना चाहेंगे कि उसकी प्रासंगिकता आज के समय में है या नहीं, या फिर लोकतंत्र की स्थापना, जैसे कि मिलिंद जी ने तो कहा है कि राजनीतिक रूप में हमें वन वोट वन वैल्यू मिल गई है, लेकिन सामाजिक रूप में शायद वो स्थापित नहीं हो पाया है। तो आपके क्या विचार है सर? जी मैम। इसकी प्रासंगिकता आज भी है, और समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे खोज करने वाले और समाजशास्त्री और जो जानकार लोग हैं, जैसे कि बाबा साहब, उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आज हमारे बीच में लोकतंत्र हैं, ये आज भी प्रासंगिक है, और उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय लिखा गया। लेकिन यहाँ पे एक बात विसंगतिपूर्ण है, उसको हमको दुरुस्त करते हुए चलना होगा कि जब लोकतंत्र हमको अधिकार भी दे रहा है, कर्तव्य भी दे रहा है, तो हमको अधिकार को भी समझना पड़ेगा, कर्तव्य भी समझना पड़ेगा। और दोनों हम समझे कैसे? वो शिक्षा से। आज हमारे विद्यालयों में संविधान का पूरा प्रायम्बुल पढ़ाया नहीं जाता है, और होना चाहिए कि सब इस संविधान को ज्यादा से ज्यादा जाने। अगर ज्यादा जानेंगे तो ज्यादा ये लागू हो पाएगा। यानी उसके अधिकार की रक्षा उसको स्वयं को समझनी पड़ेगी, तब जाके ये ज्यादा प्रासंगिक बन पाएगा। आज हम थोड़े से ज्यादा दूर है। कुछ लोग संविधान को के अधिकारों कर्तव्यों को जानते हैं, और जो जानते हैं वो हो सके तो अपना लाभ उठाने के उस पर चलते हैं। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे, शिक्षित लोग ज्यादा ज्यादा इस चीज को समझेंगे, तो ये और प्रासंगिक या और परिपक्व होगा। जी जी सर। लेकिन मतलब जो बात की है, जैसे कि जो लोकतंत्र है वह भारत में ऊपरी परत पर मौजूद है, ऐसा अम्बेडकर जी का कहना था। तो क्या सचमुच जी ऐसा है? क्या लोकतंत्र केवल ऊपरी परत पर पाया जाता है भारत में? ये ऐसा प्रश्न है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से अपना प्रश्न। ये जी लोकतंत्र जो है वो भारत में हाँ, स्थापित हो चुका है, या उसके ऑब्जेक्टिव को हमें और हासिल करने की जरूरत है कहीं कहीं? नहीं, वो तो स्थापित ही है, वो तो स्थापित ही है, लेकिन हमको इसको समझना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा के अंतर्गत संविधान की जानकारी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात होती है कि जब भी कोई चीज प्रयोग में आती है, अनुप्रयोग में आती है, तो उसमें सुधार, संशोधन और अमल में लाने के तरीके में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि आज नई कोई खोज होती है, रोड चौड़े होते हैं, तो उसके अनुसार नियम बनते हैं, क्योंकि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति यानी प्रतिपल परिस्थितियां बदलती रहती है। तो उसके हिसाब से संविधान में संशोधन और उसमें और भी आगे लचीलापन है ही सही, तो वो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक ही बात कहना होगी, वापिस से उसी बात को मैं फिर से दोहराता हूँ कि संविधान के अवेयरनेस को, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए शिक्षा में, जैसे कि इतिहास पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, यानी सारी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वैसा ही हर कक्षाओं में सिलेबस में थोड़ा थोड़ा भाग, यानी संक्षिप्तीकरण के साथ होना चाहिए। जी अब हम अपनी चर्चा को अपने मुख्य विषय पर लाते हुए, हमने अब
अपनी पिछली चर्चा को अनुच्छेद 13 और 368 से जोड़कर देखा था, तो हम फिर से उसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वाले भाग में हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। तो जैसे हम सर अनुच्छेद 13 में देखते हैं कि जो मूल अधिकार हमारे हैं, उनसे असंगत जो विधियां होती है, उनको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 13 के माध्यम से। लेकिन अनुच्छेद 368 में हमें संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है। तो ये डिबेट हमेशा चलती है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें वो इसका समर्थन करती है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, और कुछ में ये समर्थन किया गया था कि वो मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो मिलिंद जी, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ऐसी स्थिति क्यों बनी, और उसके बाद आज क्या स्थिति है, मतलब आज उसमें संविधान में संशोधन करके हम मूल अधिकारों को कम ज्यादा कर सकते हैं या नहीं। तो सर इस डिबेट को आप थोड़ा सा सामान्य भाषा में हमें हमारे सामने रखें। देखिए, मूल अधिकारों की जो बात है, मूल अधिकार 13 से शुरू होके 25-32 तक जाते हैं मैडम। तो एक-एक आर्टिकल का अपना इम्पोर्टेंस है। सारे को अगर हम एक खिचड़ी पका देंगे तो खिचड़ी नहीं बनना है। स्पेसिफिक लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट करूँगा इसको एक्सप्लेन करने के पहले। मनुवादी लोग बोलेंगे कि मैं आजकल आधुनिक मनु हो गया हूँ। तो क्या किया आधुनिक मनु के हिसाब से? एक आर्टिकल है 13 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हजारों साल की परंपराएं, हजारों साल की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड, अवैज्ञानिक बातें, जितना भी चल रहा था, जितना भी कानून था, एक लाइन में बाबा साहब ने उसको नल एंड वाइट कर दिया। वो आर्टिकल 13 है। इस मूल अधिकारों के संगत जितनी भी पहले से चली आ रही विधियां है, और इस जो मूल अधिकार के जो आर्टिकल के उसको इनरिलेवेंट होती है या उसका अल्पीकरण होता है, कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसका लागू करने के लिए दिक्कतें पैदा होती, तब तक वो विधियां नल एंड वाइड है। अल्पीकरण जिसको बोलते हैं, शून्य घोषित की जाती है। ये आर्टिकल है, इस पर कानून नहीं बनाया अभी तक 75 साल में भारत सरकार ने। जिसमें आप संशोधन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, आर्टिकल 14 से समानता का राइट्स है, और 15 और 16 की बात है जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात है। सर्विसेज में रिजर्वेशंस की बात है। रिजर्वेशन मीन्स नॉट ए एम्प्लॉयमेंट। प्रतिनिधित्व की एडक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात आई है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी, जो कि स्टेट्स है, राज्य सरकारें हैं, उनकी जो जितने सारी शाखाएं हैं, जो उसमें मुख्य धाराएं हैं, उसमें उसके एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की है 15 और 16 में। ये बात है। तो उसको लेकर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, किए हैं संशोधन समय समय पर, उसको लेकर किए, जो 368 की बात लागू होती है। लेकिन ये 368 की बात आर्टिकल 13 में बिल्कुल लागू नहीं होती है। 13 को एक्सेप्शन दिया हुआ है। वो तो अपने आप में एक सिंगल आर्टिकल है जी। तो मतलब इस बात से हम संविधान में संशोधन करके आज मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है या नहीं? आज की स्थिति क्या है? क्योंकि हमने संशोधित किया जाने का मतलब है उसको अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, उसको बढ़ाया जा सकता है। आप देखेंगे कि पहले के जो अमेंडमेंट हुए या संशोधन हुए, उसको बढ़ाया ही गया है। उसमें एडिशन किए गए हैं सारे, जो 15 आर्टिकल था या 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 16(4) ये जोड़े गए हैं। मतलब उसका जो अधिकार है उसको बढ़ाए गए, न कि घटाए गए। इस संदर्भ में हम उसको समझ सकते हैं। अधिकारों का विस्तार किया गया समय और परिस्थिति के हिसाब से। आपके पास फिर से आती हूँ। पहले हम राष्ट्रीय से आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो अधिकार एक बार दे दिए गए हैं, उन्हें संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं, या उसकी प्रक्रिया मतलब जैसे संविधान ने तो आर्टिकल 368 दिया है, उसके अनुसार उसमें संशोधन होता है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्योंकि अगर इस तरीके से अगर संशोधन की शक्ति दे दी जाएगी मूल अधिकारों को करने की, तो बहुमत के आधार पर उनको भी संशोधित किया जा सकता है, उनको कम भी किया जा सकता है। अगर हम देखते चले कि उसको 368 को पूरी तरीके से हम मजबूती देते तो मतलब स्थिति क्या होनी चाहिए और संशोधन किया जी, इसके लिए मैं ये बात शुरुआत करने से पहले बाबा साहब की एक लाइन को मैं कोट करके कहना चाहूंगा
कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि वो गलत हाथों में चला गया तो वो बुरा ही साबित होगा। या कोई बात, कोई संविधान, कोई नियम अगर बुरे भी हैं लेकिन अच्छे हाथों में चले गए तो वो अच्छे साबित हो जाएंगे। तो यहाँ पे 368 की जो बात है, यदि विकास में कोई चीज बाधा आ रही है तो हमको इसको संकुचित किया जाना चाहिए। जो आर्टिकल 13 है या अन्य है, इनको संकुचित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं किसी का मूल अधिकार हनन हो रहा है जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो रहा है तो उसको नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा शासन चलाने वाला शासन तंत्र है, अगर उनकी नियत, कहते हैं ना, नियत अच्छी है तो नीति अच्छी बनेगी। यहाँ नियत पर प्रश्न है, क्योंकि जब हमने संचालन का अधिकार एक कुछ नियम बनाकर, जिसको संविधान कहते हैं, संविधान बनाकर दे दिया और कह दिया कि तुम इस पर शासन चलाओ, लोगों की देखरेख करो और देश का विकास करो, लेकिन वो स्वयं यदि नियत से ठीक नहीं है तो वो इसमें से कमियां ढूंढकर या इससे उलट पुलट करके अपना निजी स्वार्थ का पोषण करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर उनकी नियत ठीक हो, देश के विकास की हो, तो ये कोई भी विरोधाभास नहीं दिखेगा। जो विरोधाभास दिख रहा है ना, तो ऊपरी तल पे दिख रहा है। जी मैडम। जिस प्रकार से आपने नियत की बात की कि अगर शासन चलाने वालों की नियत अच्छी होगी तो नीति अच्छी बनेगी, लेकिन इसको निर्धारित कैसे किया जाएगा? यानी कि हम इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिस हाथों में हमारी सरकार दी गई है, यानी शासन की शक्ति दी गई है या संविधान संशोधन की शक्ति जिनको दी गई है, वो सही हाथ है या जिनकी नियत सही है, इसका सुनिश्चितकरण कैसे होगा? इसका परिष्करण कैसे होगा? तो इसके लिए देखो, नियम तो बने हैं अपनी जगह, और यहाँ सबके विकास, लोकतंत्र मतलब सबके विकास पर हमारी बातचीत चल रही है। और जब सबका विकास बेहतरता से होगा तो निश्चित रूप से वो बेहतरता के लिए उपयोग में लाएंगे। जी मिलिंद जी, अब हम आपके पास प्रश्न पूछना चाहेंगे एक इसी संदर्भ में कि जो आर्टिकल 368 है, उसके तहत आपने कहा कि जो संशोधन है उसको करके हम विस्तारित कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन कम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, कभी-कभी पार्लियामेंट को जो 368 ने जो पावर दिए गए हैं, संविधान ने पार्लियामेंट को जो पावर दिए है संविधान में संशोधन करने के लिए, वो पावर इसलिए है कि उसको बढ़ा सकते हैं। जहां तक घटाने की बात है, अकेले पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अन्य राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो सारी 2/3 मेजोरिटी से वो उस तरह का तब जाके मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, या आप बोले ना उसको कम करने की बात है, तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कभी नहीं हो सकता। ये लोगों को गलतफहमी है कि संविधान बदल देंगे, बहुत सारी चीजें ले आएंगे, ये धोखा है। जो लीगल पर्सन है उनको पता है ये कुछ नहीं कर सकते, हवाबाजी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो बगैर उसको हाथ लगाए, बगैर मूल ढांचे को हाथ लगाए, जिस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं, और एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, क्या बात की? वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इस पॉलिटिकली तो एक कर दिया, लेकिन इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्डनेस है। इसका मीनिंग क्या है? आज जो वन वोट वन वैल्यू वन वोट था ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जीरो कर दिया। लोगों को, दुनिया को दिखाने के लिए भारत में नौटंकी चल रही है कि बहुत बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। लोगों को लगता भी है, चुनाव भी होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग, मशीन सब मिले हुए हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग? संविधान के हिसाब से काम करके हम पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। और संविधान क्या बोलता है? एडवोकेट मतलब एक्ट, मतलब जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। अब जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, ब्राह्मणों की जनसंख्या कितनी है? 3% है, तो उनका विरोध तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन अब ब्यूरोक्रेट में कितने हैं, कैसे पहुंचे? तो ये बहुत सारा हिस्ट्री है। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, जो गवर्नमेंट बनी थी, 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें बांटी नेहरू ने, और 54% ब्राह्मणों को चुन के लाया। और उन अधिकारों को बैठने के बाद जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें उनको रिक्रूटमेंट कर दिया, इसलिए उनका कब्जा हो गया शासन प्रशासन में। उस तरह के मनमानी कानून बन रहे हैं, और बाबा साहब को जिंदा रहते वही पहला ही संशोधन लाया गया और उसको चैलेंज किया गया मद्रास हाई कोर्ट में, और उसके बाद भी वो चीजें एज इट इज है। बहुत सारी जो चीजें जो साहब ने कहा, और हम लोग जो कह रहे बहुजन समाज के जितने लोग हैं, गहराई से समझने की जरूरत है इस बातों को, और जनता को बताने की जरूरत है।
जनता तो अब भोली भाली है, अज्ञानतावश है, उनको अभी क ख ग नहीं मालूम, प्राइमरी लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं मालूम। तो वो चीजों को लेकर जब जितनी जागरूकता बढ़ेगी, और मुझे लगता है अभी पिछले पार्लियामेंट में जो संविधान की कॉपी लेकर संसद में जो शपथ ली गई या लोग प्रोपेगेंडा किया गया, इससे कुछ हद तक संविधान की बात सामने आई। नहीं तो वो लोग क्या बोलते, हम कितने कितने सारे शंकराचार्य आचार्य क्या बोलते, हम ऐसे किसी संविधान में नहीं मानते, हो तो अछूते लिखा हुआ है, हमारी तो मनुस्मृति चलेगी, हमारी सारा सिस्टम उस हिसाब से चलेगा। तरह तरह की बातें होती है। इस संदर्भ में एग्जाम्पल से हो सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि ये मानसिकता जो आप पूछ रहे थे ना, ये मेंटेलिटी है, उसको ब्राह्मणिकल मेंटेलिटी है, मनोवादी मानसिकता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में महाड़ के चौधार तालाब पर मनुस्मृति का दहन किया था, जला दी थी, उसको जला दिया था किताब। लेकिन जिससे हम आपने कहा कि जो आर्टिकल 13 है वो एक सिंगल आर्टिकल है और मतलब बहुत मजबूती, शायद मुझे लगता है कि जो आर्टिकल 32 है जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं, मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वो रक्षा करेंगे। लेकिन ये जो 13वां जो आर्टिकल है हमारा, ये भी फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जैसा कि आपने भी कहा। तो क्या ये क्योंकि हमने देखा है जैसे संपत्ति का अधिकार था उसको भी हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में से, तो वो तो इसका रिडक्शन ही हुआ ना, मतलब जैसे आपने कहा था कि उसका विस्तार करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही सरकार मेजोरिटी में आती है, मतलब जिसके पास जितनी शक्ति हो, वो संविधान के मूल अधिकारों, जिनको कहा गया था कि इनको कभी हम कम नहीं कर सकते, और इसमें से कुछ अधिकार है जिसको तो आपातकाल में भी कम नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें भी संशोधन कर दिया गया है। तो इससे हम क्या आगे निकाले सर? क्या है, संविधान की वो लोग जानबूझकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक बना दिया गया है। तो वो इसलिए क्योंकि संविधान गलत हाथों में है, वही जो बाबा साहब अम्बेडकर को आशंका थी 26 नवंबर 1949 को सौंपते समय, तो शंका वो आज भी जारी है, 50-100 साल हो जाए। ये सही इम्प्लीमेंटेशन, संविधान का सही पालन सही धाराओं पर तभी होगा जब बहुजनों के हाथों में सत्ता में वहां बैठेंगे लोग। और जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13, ऐसे अपने आप में नहीं होगा, उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, कानून बनाने पड़ेंगे। क्या होता है, ऐसी कोई विधिया जो चली आ रही है, परंपराएं जो उस तरह को मान्यता नहीं, लेकिन क्या आज व्यवहार में हम देखते हैं ना, कितना अंधविश्वास चल रहा है, कितना टेलीविजन पे सारे बाबा लोग बाबे लोग चमत्कारों की बात करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट कहाँ पैदा हो रहा है, वैज्ञानिक सोच कहाँ पैदा हुई। जैसे हमारे साथी उन्होंने कहा एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी में अगर यज्ञ का ये पढ़ाएंगे और वो सूरज को हनुमान जी को खिल गया, तो साइंटिफिक सोच कहाँ से आएगी। ये जो चीजें हैं, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो रही है। आर्टिकल 13 के तहत कानून बना के इसको रोक लगाया जाना चाहिए, और ये वो करने वाले हैं नहीं। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। तो बहुजनों के हाथ में सत्ता आएगी तभी ये साइंटिफिक सोच बनेगी। और साइंटिफिक बच्चे जिस तरह से अभी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वहां क्या ट्रेनिंग जाती छोटे छोटे बच्चे को, वो कोई जज बनेगा, कोई फाइटर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। इस तरह के उनको एजुकेशन करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, उस तरह के ड्रेस कोड बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों को क्या बनाएंगे, बेटा तू गणेश बन जा, तू दुर्गा बन जा, तू फलाना बन जा, तू बांसुरी बजा ले, तू कन्हैया बन जा। तो आप इस मेंटेलिटी से सोचो ना कि क्या शिक्षा दे रहे हो लोग, क्या कैसे उनके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा होगी। हमारा भारत संविधान तो साइंटिफिक सोच की आगे बढ़ता है, विकास की बात करता है। इससे किसी की भावना हाथ थोड़ी होती है, ये तो अंधश्रद्धा है ना। ये जो जिससे आदमी माइंड ब्लॉक होता है, वो आर्टिकल 13 से रेफरेंस में बता रहा हूँ। नहीं तो लोग उसको 295 आर्टिकल आईपीसी का धार्मिक भावना हाथ होने वाली बात करते हैं। इसका गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। मतलब हम एक लॉयर है, जिम्मेदारी के साथ ये बात कर सकते हैं। इस रेफरेंस में वो आर्टिकल 13 का इंपॉर्टेंस है, उसके लिए कानून बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 जैसा है, अनटचेबिलिटी एबॉलिश। संविधान ने बोल दिया था, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ ना। कानून बनाना पड़ा पार्लियामेंट को, बाद में कानून बनाए, 89 में जाके कानून बनाया, 50 साल बाद। आज भी वो चीजें फिर भी एट्रोसिटी हो रही है। तो इस संदर्भ में इसके लिए बहुजनों के हाथ में सत्ता होगी तो आर्टिकल 13 पे बहुत सारे कानून बनाए जा सकते हैं, पनिशेबल उसमें ऑफेंस लगाए जा सकते हैं। और ऐसे कोई भी बाबा पाखंड फैलाता है, टोना जादू टोना चमत्कार जो बातें करते हैं, जैसे बहुत सारे बाबा आजकल घूम रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा सकता है, लेकिन कानून बनाकर अभी नहीं। अभी तो खाली आर्टिकल है। आर्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ एक्ट बनाना पड़ेगा। ये आर्टिकल्स है, एक्ट में कन्वर्ट हो गए तो पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट होगा तो उनको सजा होगी, तो डरेंगे। तो
उसका एग्जीक्यूशन होगा। जी। सर जैसे कि आपने कहा मैं इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी कि सरकार के हाथों में है, लेकिन आपने जैसा कि कहा जिनकी सही नीयत नहीं है या फिर गलत हाथों में अभी है तो वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जनता कैसे सुनिश्चित करे, क्योंकि आपको जनता सुन रही है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी सरकार को चुने कि वो जो सरकार है वो उनके हित में फैसले ले, बहुजन समाज के हित में फैसले ले और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़े। तो मैं दोनों से एक एक करके विचार लूंगी। सर पहले मिलिंद जी आपके विचार, फिर हम राष्ट्रीय जी के पास जाएंगे। जी सर। जहां तक मेरा सवाल है, जो सत्ता में चुने हुए लोग हैं उसके लिए क्या है, चुनाव आयोग बना है, संविधान के अंदर चुनाव आयोग है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में हम अगर पीछे जाते हैं, अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ ये जो कानून में अभी संविधान में जो बातें आई तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तो वर्तमान में जो बीमारी है उसका हल नहीं निकाल सकते। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो राइट्स मिले हैं, फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, क्या साउथ बोरो कमीशन भारत में आया था, साउथ बोरो कमीशन को आगे बाद में साइमन कमीशन भारत में आता है। साउथ बोरो कमीशन ने के सामने जो बातें आई थी, सामने रखी गई थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय थे, उधर साहू जी महाराज जिंदा थे, उन्होंने भास्कर जादव के माध्यम से मेमोरेंडम दिया। उसमें क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था। कैसा क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था कि जो ब्राह्मण है और उससे जो चीजें जो जो मान्यताएं हैं, जो उनकी सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, जिनको लोग नहीं मानते, तो वो जो लोग थे अनुसूचित जाति के अनटचेबल्स उस समय कहा गया था, वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया। बाद में उसकी 10 साल बाद समीक्षा होनी थी, फर्स्ट इंडिया एक्ट बना। वो 1928 में साइमन कमीशन आता है, तब तक इनके कान खड़े हो गए, गांधी जी ने उनका विरोध किया, आप जानते हैं, गो बैक साइमन कमीशन, ढंग से उस कमीशन को काम नहीं करने दिया। बाद में क्या बोला अंग्रेजों ने कि हमारे यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, आप कांग्रेस को, जिन्ना को, अंबेडकर को और जो मुस्लिम लीग है उनको निमंत्रण देंगे और यहाँ आके डिसीजन करेंगे। जो भी काम किया तो क्या मिसगाइड फैलाई गांधी ने कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर अंग्रेजों का जो कमीशन है उस पर भारतीय लोगों का नहीं लिया गया। अब ये प्रश्न आम जनता क्या समझेगी, हाँ भाई सही बात है, लेकिन लीगल कंडीशन क्या है, वो स्टैट्यूटोरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। वैधानिक बॉडी मतलब देने वाले लोग हैं, बाकी आम जनता जो इंडियंस है वो तो लेने वाले लोग हैं, तो वहां कैसे बैठ सकते हैं। मतलब एक जज है तो वो जज की कुर्सी पर ही बैठेगा, स्टैट्यूटोरी कंडीशन थी। फिर वो लागू करने के लिए उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी जाते हैं और वहां भी गांधी ने विरोध किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो उसमें जो मूलभूत राइट्स थे, जो अभी आपके पॉलिटिकल राइट और चुनाव से संबंधित है, 3-4 तरह के अधिकार मिले थे। दोहरा मताधिकार का अधिकार मिला था, ड्यूअल वोटिंग और सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब जो चुनाव प्रणाली क्षेत्र है वो सेपरेट होगा। इसका मतलब अगर अभी 1250 से ज्यादा हमारे देश में एमएलए चुन के जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, और करीबन आप देखते हैं 132 अब मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाते हैं। ये जो संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा के क्षेत्र है, इसको वो एज इट इज तो रखे हैं, लेकिन जो दोहरा मताधिकार पर इसमें क्या होता था, उस प्रक्रिया में एक फार्मूला बता रहा हूं मैं लोगों को समझने के लिए, आज भी लोग कंफ्यूजन करते हैं कि क्या होगा। अनुसूचित जाति का क्षेत्र आज भी घोषित है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वो रिजर्व है। तो क्या होगा, वही व्यक्ति खड़ा होगा और उनको वही लोग वोट करेंगे। इससे क्या होता, सच्चे प्रतिनिधि, रियल रिप्रेजेंटेशन, सही सच्चे लोग चुन के जाते हैं। एक तो ये राइट हो गया, खासकर 132 जो पार्लियामेंट्री आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, संसदीय क्षेत्र है, वहां होता। 1250 से ज्यादा जो रिजर्व एमएलए की सीट है वहां होता। चलो ये आ गए, सच्चे लड़के झगड़ के उसमें वो लोग चुन के आ गए। यानी उसमें जो दूसरी जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति के अलावा उनको वोट का राइट नहीं था, मतलब उनको बैन कर दिया था, केवल ये अपने ही लोगों को चुनेंगे, सादी भाषा में। अब तीसरी बात क्या थी, ड्यूअल वोटिंग। ऐसे जनरल क्षेत्र हैं जहां हमारे लोग भी निवास करते हैं, तो उनको अगर वोट लेना हो तो वो उनके पास जाते हैं, फिर उनको वहां वोट करने का राइट था। मतलब ये जो वोट है हमारे लोगों को मिला था, ये बड़ा निर्णायक वोट होता। लेकिन क्या क्या गांधी ने अनशन पे बैठा। सर अंततः क्या हुआ, नहीं समझाना इसलिए डिटेल जरूरी है कि लोग नहीं समझ पाते आज भी इस बात को। पुनः पैक्ट हुआ, पुनः पैक्ट के बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने अपनी मर्जी से किया नहीं, उन्होंने धमकी दी गई, बहुत सारी बातें आ गई और उसको वो मजबूरी में करना पड़ा।
वो आर्टिकल 5 जो है पुनापैट का, वही आर्टिकल संविधान के 330, 332 में आ गया है और वो उसका परिणाम आज तक भुगत रहा है भारत देश, और ये उसकी जड़ें वहां हैं। इस संदर्भ में हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे, अभी मैं और इस रेफरेंस में दूसरी बात बताना चाहता हूं, जितने भी ये जो हम फंडामेंटल अभी आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, ये क्या है? एजुकेशनली यानी सोशली बैकवर्डनेस ले, मतलब हमारी शिक्षा में और नौकरियों में, इसके लिए आंदोलन होते हैं भारत देश में। जो भी हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, अधिकारी है, कर्मचारी है, इसके लिए आंदोलन करते हैं। आपने कभी देखा क्या कि ये कोई विधायक के लिए भाई, उन्होंने तो 10 साल का प्रोविजन लिखा हुआ था, 10 साल के लिए खत्म हो जाना चाहिए जो पुनापैट का जो है रिजल्ट, उसके हिसाब से ये तो वो ऑटोमेटिकली कभी मांग नहीं की आजकल 75 साल में, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बढ़ाते रहते ताकि उनके बने बनाए एमएलए बने बनाए वो पॉकेट में मिल जाए। इसलिए इस संदर्भ में ये डिटेल में मुझे बताना जरूरी था ये बात, क्योंकि एक एक दूसरे का लिंक आपस में बहुत जुड़ा हुआ है। जी सर जी, क्वेश्चन तो ये था कि मतलब आज के समय में जो वोटर्स हैं वो क्या देखकर वोट करें कि जो मतलब जो सरकार चुन के आए ये लोकहित के लिए फैसला करे। सर मैं आपके पास इसी प्रश्न के साथ फिर से आऊंगी और अपना संक्षिप्त में ऐसा मतलब सामान्य भाषा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपने समझा दी। इसके अलावा आप इस प्रकार से समझाना कि जो लोग हैं वो सचमुच ये समझ अच्छी सरकार बनाने का एक ही तरीका है कि हम सरकार में अपना प्रतिनिधि भेजें। अपना प्रतिनिधि का आशय ये होता है कि हमारी जो विचारधारा है उसको भेजें। आज हमने जो से शोर शराबा हो रहा है उस आवाज को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि या कभी जातिवाद में वोट दे रहे हैं या कभी कोई धर्म या संप्रदाय के नाम पे वोट कर रहा है, वो अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहा। होगा और अपने प्रतिनिधित्व का आशय है कि हमारी आप मिलिंद से आप इसी प्रश्न का संक्षिप्त में अपना उत्तर। देखिए, जो चुनाव प्रणाली है, पहले क्या होता था, आज के पहले जहाँ धीरे-धीरे हमारे लोग को समझ में आया तो पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था। बाद में ये लोग ईवीएम लेके आए, जबकि बड़े-बड़े विकसित राष्ट्र हैं, उसमें ईवीएम काम नहीं करती है। ना ये वोटों की चोरी करके मशीन से चुन के जा रहे हैं लोग आज। 2004 के बाद से चुनाव से आज 20 साल हो गया। तो ये उनका पैक्ट बना है कांग्रेस बीजेपी का और बाकी लोगों का, तो ये इसलिए कि हमारे लोगों को वहां पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। तो पहली बात तो इसमें खामी है। बैलेट पेपर से चुनाव होता था, उसका वेरिफिकेशन होता है, मशीन के अंदर वोट गया तो कोई पता नहीं कहाँ जाएगा। एक तो ये खामी है, इसको दूर करना होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी चुनाव सुधारों को लेकर कुछ डिमांड होना चाहिए। चुनाव सुधारों को लेकर डिमांड कैसी होना चाहिए? यहाँ पार्टी शासन करती है ना, यहाँ पार्टी मतलब सबसे पहले हमारे जिनको भी जो भी हम लोग जो खड़े होते हैं चुनाव में, जिनको चुनाव लड़ना होता है, वो जनता के बीच में नहीं जाते पहले। वो क्या करते हैं, पार्टी से वोट मांगते हैं। पहले पार्टी डिसाइड करती है कि इनको जनता के बीच भेजना है, फिर वो चाहे गधा हो या नालायक हो या अच्छा हो, उनकी मजबूरी हो गई है। तो सच्चे प्रतिनिधि जाने का सवाल ही नहीं। इसमें चुनाव सुधार की जरूरत है, सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। जो पार्टी सिस्टम है, ऐसा विदेशों में नहीं होता। यही बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे और इसके ऊपर कभी मांग भी उठी है, चला भी आ रहा है। तो इस संदर्भ में लोगों को, आपने कहा कि लोगों को चुनने के लिए, अभी लोग 4 लोग उनको मिले, 4 में से तो मजबूरी है चुनना। क्या वो पहले जनता के दरबार में जाए और अपनी काबिलियत साबित करे, उसके बाद फिर वो सारी चीजें हुई, तो वो हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ। चुनाव सुधारों की जरूरत है, तभी सच्चे प्रतिनिधि जा सकते हैं। नेटवर्क के कारण शायद जुड़ नहीं पा रहे हो, हाँ, लेकिन आपकी बात से सर मिलेगी। उनका बार-बार नेटवर्क जा रहा है, आ रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। उनको वो ये बताना चाह रहे थे कि अभी व्यक्तियों ने इंडिविजुअल चुनाव लड़ना चाहिए। अभी क्या होता है, पार्टियाँ टिकट देते वो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं, ना कि उनको कोई लेना-देना नहीं होता है भारत की शासन प्रणाली से, उससे। वो पार्टी के गुलाम होता है, जैसा पार्टी आदेश करती है, हाईकमान आदेश करता है, उसके वो कठपुतली बन जाते हैं। जहाँ तक मैंने बताने का प्रयास किया, आप जुड़ तो गए। राजश्री जी, आप बोले, अपना पक्ष रखें इस बात पर।
डिस्कनेक्ट हो हाँ रहा है बार बताइए। बार। अभी इसी संदर्भ में, हाँ, इस संदर्भ में एक साथी से चर्चा हुई कि हम यदि टिकट दे देते हैं, हम चाहे वैसा काम करना, यानी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, उसको जिता देगी, अब वो आदमी स्वयं निर्णय नहीं लेगा। हम मान रहे कि वो हमारा प्रतिनिधि है, हमने उसको वोट किया, लेकिन वो वास्तव में हमारा प्रतिनिधि न होते हुए वो पार्टी प्रतिनिधि है। अब जब हमारा प्रतिनिधि ही सरकार में पार्टी का प्रतिनिधि है, तो वो पार्टी प्रतिनिधि को आते हुए पार्टी में सर आपकी लाखों आवाज बिल्कुल करोड़ों चल रही जहाँ तक मैंने सुना, नेटवर्क में। सर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग टिकट मांगते चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद वो सबसे पहले हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, सबसे पहले तो पार्टी के प्रतिनिधि है। और वो प्रतिनिधि जनता के इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि ये पार्टी हमको चुनाव टिकट दिया, पार्टी ही अपने कार्यकर्ता से जीत गए, तो पार्टी के प्रति समर्पित है, ना कि जनता के प्रति समर्पित है। और वो पार्टी का ज़्यादा वफ़ादार लोग होते हैं, जब पार्टी जैसा बोलती हो वैसे आदेश का पालन करते हैं, जनता से उनको कोई लेना-देना नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी ही हमको जितवाती है और वही टिकट देती है और वही हमारे लिए भगवान है, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ एक्सप्लेन करना चाहते क्योंकि बार-बार आवाज़ उनकी कट रही थी। जी। और कुछ उसमें जोड़ना हो तो बोल दीजिए सर। जी, आपकी आवाज़ वॉइस ब्रेक हो रही बार-बार। हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप मेरी बात को और स्पष्ट कर दिया है। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। नहीं, आपकी हवा एक्चुअली क्या आप जो बोल रहे हैं ना वॉइस ब्रेक हो रही है इसलिए मुझे बोलना पड़ा। नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यहाँ टावर कम मिल रहा है। हाँ, बराबर, जी, जी। बराबर। ठीक है सर, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने अनुच्छेद 14 की चर्चा करेंगे जो हमें समानता का अधिकार देते हैं। तो सर सबसे पहले हम समानता पर विचार जानना चाहेंगे। समानता क्या होती है और क्या असल जिंदगी में समानता एग्जिस्ट करती है? वानखेड़े जी। नहीं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो समता का अधिकार दिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर जी सीधे-सीधे बात करें अब आर्टिकल 14 की, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समानता का। विधि के समक्ष समानता का राइट्स का मतलब क्या होगा? जो कानून है, वो अगर वो तो उसके समय भेदभाव नहीं करेंगे, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसके समक्ष बराबर है वे। मतलब उसके समय कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। इसको आप दूसरा संदर्भ में कैसे एक समझाने के लिए प्रयास करेंगे कि मान के चलो पुलिस ने के एक सादी भाषा है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब उसको क्या है कि वो थाने में अभी रखने के लिए रख सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। बाद में वो जैसा बोले वैसा चीज़ है। अब दूसरी संदर्भ में अगर हम इसको समझें विधि के समक्ष इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब दूसरे अर्थों में क्या बोल सकते हैं कि जो मनुस्मृति का कानून था या आज भी हम गरीबों को देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उसने अगर क्या था मनुस्मृति के अंदर अलग-अलग था मतलब एक ही अपराध के लिए 4 तरह की दंड था। अगर ब्राह्मण ने कोई हत्या कर दी, उदाहरण दे रहा हूँ मनुस्मृति का, ब्राह्मण ने मर्डर कर दिया, तो उसके लिए केवल इतनी सज़ा थी मनुस्मृति में कि वो भई गाँव से उसको निकाला दिया जाए और वही अगर क्षत्रियों के लिए सज़ा थी तो उसके लिए इतने 4 कुछ दंड था। वैश्यों के लिए उससे और ज़्यादा कठोर दंड था और शूद्रों के लिए बहुत ज़्यादा कठोर दंड था, यानी उसकी हत्या तक करने तक सज़ा थी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव था, तो कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर मर्डर है तो मर्डर है, चाहे वो कोई भी करे, मानव हत्या है तो हत्या है। इस संदर्भ में इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको समझना पड़ेगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो पहले क्या होता था एक एक उदाहरण है प्राचीन भारत का जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जब ये अंग्रेज उस चीज़ को मानते आ रहे थे, चले आ रहे थे और 1860 में जब आईपीसी बनी है, इंडियन पिनल कोड बना या उसके पहले नंद कुमार ब्राह्मण को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इक्वालिटी बिफोर लॉ समानता का अधिकार है ना, हत्या मर्डर केस में। तब से ब्राह्मण जागे कि भई ये तो गड़बड़ हो रहा है, ज़्यादा देर तक रहेंगे देश में तो बहुत सारे सबको अधिकार धीरे-धीरे बाँटते रहेंगे। तो इस संदर्भ में मैं एग्ज़ाम्पल से कुछ बताने का प्रयास किया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे जी सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अपना वॉइस ऑफ मानवता चैनल है वो
हमारे मानवता की आवाज को उठाता है। और आप जैसे जो लोग इतनी तत्परता से इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और अपने विचार रखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से समाज में चेतना आती है। तो आप लोगों का मैं बहुत आभार कहना चाहूंगी पहले तो। उसके बाद सर, पहले राष्ट्रीय जी आपसे इस विषय में हम जानेंगे कि समानता का अधिकार जो है उसके संदर्भ में आपके विचार क्या हैं? समानता क्या होती है और समानता के अधिकार की क्या आवश्यकता थी कि हमें संविधान में इसको लिखना पड़ा, क्योंकि समानता तो समाज में रहनी चाहिए। जी सर। सबको अवसर की समानता मिले, यानी अभी समाज चाहे ऊंच नीच की खाइयों में या समाज छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन सबको मुख्य धारा में आते हुए मुख्य धारा में आए और सबको समान अवसर मिले। जैसे कि हम ये एक चीज देखते हैं कि प्राचीन समय में सबकी रेस जो शुरू होती है वो एक जगह शुरू नहीं हो रही, कोई कहां से शुरू हो रहा, कोई कहां से शुरू हो रहा, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि सबको मुख्य धारा में लाना और सबको शिक्षित करना, यानी समानता तभी आए जब उनको मुख्य धारा में लाएं। और मुख्य धारा में समानता का अर्थ यही है कि हम भारतीय नागरिक सब एक समान है, सबको बराबर देते हैं। कोई वंश और भाषा के अधिकार के कारण किसी का अधिकार कम या ज्यादा नहीं होगा, किसी को कम या ज्यादा अवसर नहीं, सबको बराबर अवसर मिले। तो यहाँ समता का अधिकार है कि सबको जीने का, सबको विकास करने का। मिलिंद जी, आपसे मैंने प्रश्न कर ही लिया। हाँ, यही प्रश्न को आगे एक्सप्लेन करना है। जो आपकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम। वॉइस ब्रेक हो रही है, तो शायद आप मेरे प्रश्न को समझ चुके हैं। जी सर, हाँ, बोलिए बोलिए। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये दो बातें संविधान के हमें आर्टिकल 14 में दिखाई देती है। बराबर है, बराबर। ये दो अलग अलग बातें, ये इनका क्या अर्थ है सर, और क्या अंतर है इनमें, और मतलब किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को प्रतिपूरक करती हैं? इसको सादी भाषा में समझाया जाए कि विधि के समक्ष समानता मतलब जो व्यक्तियों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी की वाली बात है। वो मतलब जो राज्य है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा कि भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, एक बात। दूसरा संदर्भ इसमें ऐसा है कि प्रोटेक्शन वाली बात आ गई, मतलब जो जनता को उसका संरक्षण है ना, प्रोटेक्शन ये देगी कि आपके साथ राज्य यानी विधानमंडल या संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी कि जो आपको फंडामेंटल जो राइट्स है, आपके जो मूलभूत अधिकार है, उसका आपको डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। इस संदर्भ में हम उस बात को समझ सकते हैं। और जनता को जो फंडामेंटल राइट मिला है, मौलिक जो अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जो चाह रहे हैं, या समता का जो अधिकार है, उसमें वो भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये दोनों तरह से प्रोटेक्शन है, ड्यूअल प्रोटेक्शन बोल सकते हैं हम इसको। इसलिए ये दोनों शब्द उसमें आए हैं। यानी कि राज्य भी जो स्टेट है ना, जो सरकारें हैं, वो भी डिस्क्रिमिनेशन करती है ना। प्रशासनिक अधिकारी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, जज कर सकता है, पुलिस कर सकता है, समाज में अन्य पहुंचे हुए लोग जो है, जो दबंग लोग जिसको बोलते हैं, वो लोग भी अपने प्रभाव क्षेत्र में जाके उसको दबा सकते हैं। लेकिन कानून ने उसको राइट दिया है, जो गरीब व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़ा व्यक्ति को, उसको कानून से संरक्षण प्राप्त है। संविधान ने संरक्षण दिया है कि वो अपनी आवाज उठा सकता है और वो इन्फोर्समेंट करा सकता है कानून के माध्यम से कि मेरे ये लोगों के द्वारा मेरा हनन हुआ है अधिकारों का, इसलिए इसको मेरे को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए वो चीजें बात है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, तो इसलिए वो चीजें हैं। तो मतलब स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, और व्यक्ति जो है, व्यक्ति भी अपने राइट्स का उपयोग करे। इस संदर्भ में दोनों तीनों संदर्भ में उसका आपसी संबंध है, विधि के समक्ष समानता और प्रोटेक्शन। जी, विधि का समान संरक्षण। तो इसमें एक बात ये भी सुनाई, मतलब मैंने पढ़ी है कि एक जो अवधारणा है वो हमें ब्रिटिश संविधान से दिखाई देती है, और एक जो अवधारणा है वो अमेरिकी संविधान से हमने अडॉप्ट की है। यानी कि तो ये दोनों मतलब एक तरीके से अलग अलग तरह की सरकार की जो प्रणालियां है, वहां से हम इसको अपने लोकतंत्र, अपने भारत देश में लेके आए हैं। तो
मतलब एक साथ इनको लागू करने का क्या सेंस है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का संविधान से कुछ लिया है या सारी चीज़ें हैं या बहुत सारी बातें 1940 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो मानव अधिकारों की जो बात चल रही थी, वही बातें संविधान में आई हैं। उस समय संविधान का भी निर्माण हो रहा था, यूनाइटेड नेशन भी उस समय ऑर्गेनाइज़ हुआ और उसमें ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 का जो एक्ट है, वो सारी बातें हैं। तो वो सारी चीज़ें की जो अच्छी चीज़ें दुनिया में अच्छे विचार हैं, वो लिए गए। चाहे वो फ्रांस की क्रांति से कुछ बोलो या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोलो, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से बोलो। भारत के लिए जो सारी जो चीज़ें लागू की गई है, उसको पहले इसको डिस्कस हुआ, डिबेट हुआ, बहुत सारे वॉल्यूम्स है संसद में जो एक-एक आर्टिकल पर डिस्कस डिबेट हुए और किसने क्या बोला और उसके फिर कैसे बहुमत से निर्णय पारित हुआ और उसपे क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें आर्गुमेंट्स किए, उसके बाद स्वीकृत की गए हैं वो ड्राफ्ट्स को। अब उस संदर्भ में जाके हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि भारत को तो वो चीज़ें की लागू नहीं तो वो उनको लगा कि ये चीज़ें अडॉप्ट करने से ज़्यादा उचित है। आज भी हम जो विदेशों में मूवमेंट होते हैं किसी भी राइट्स को लेकर तो जनता विदिन आप देखेंगे 10 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अभी वहाँ जो गोरे कालों का भेद चला आप देखो डाइवर्सिटी जो बात चली अमेरिका में वो कितने उनको भागीदारी मिली हुई है और हमारी जनसंख्या 100 में 90 95 97 होने के बाद भी हम लोग आज भी संविधान में सारे लागू होने के बाद भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये कमी खामियां अवेयरनेस की है, जनता की बातों की है या नहीं बताया गया है, सिलेबस में सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है, यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता है। उनको आज भी गँवार रखने का प्रोग्राम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ में सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, खासकर ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये सारे जागरूकता हो और वो उनको राज करें। ये मानसिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए सारी चीज़ें अपनी जगह रखते हुए भी रहने के बाद भी कागज़ में केवल लिखी बातें हैं, हकीकत में लागू नहीं हो रहा है, हम ये कह सकते हैं और जितना लागू हो रहा है या कर रहे हैं, ये सामूहिक प्रयास जितना चल रहा है, तो वो अधिकार क्या बोलते हैं छीनना पड़ता है। अधिकार मिलते नहीं, संघर्ष से मिलते हैं। वो बातें हम कह सकते हैं। धन्यवाद सर। आज तो हमारा समय हो गया है, तो अब हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन ये मूल अधिकारों की जो चर्चा है, ये इतनी विस्तृत चर्चा, यानी कि एक-एक मुद्दे पर जिस प्रकार से आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उठाते हुए उसे वर्तमान तक समझाते हैं और साथ में सकते हैं उसके माध्यम से कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को समझते हुए हम इस संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, उनकी एक विस्तृत पृष्ठभूमि लोगों के सम्मुख रख रहे हैं और इसमें आप हमारे साथ बहुत बखूबी निभा रहे हैं। लगातार हमारे साथ जुड़कर मिलिंद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवीमा अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ जनता हमें देख रही है, दर्शक हमारे साथ जुड़े लास्ट तक, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपके काम आएगा और आप संविधान को और अच्छे से समझने में इसका लाभ उठा पाएंगे। तो वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत आभार और साथ में हम अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।